हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एनडी की अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, तो इस सीरीज़ में, इस एनडी की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। और जो चीज़ें मुझसे हो सकती हैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपके लिए और करी है, एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, वो एनडी स्पेसिफिक होगा, यानी कि उसमें 10th 11th कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनडी ओरिएंटेड बच्चे होंगे। तो मैंने आज ही बनाया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना चैनल को, जिससे कि कोई अपडेट है, कुछ चीज़ें हैं या कोई पीडीएफ है जो मुझे शेयर करनी है आपसे, तो वो सारी चीज़ें एनडी से रिलेटेड जो भी होंगी वो उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सेट चैप्टर बहुत आसान है और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे बढ़िया से। देखो, सेट्स होता क्या है, अगर तुमसे कोई बोले सेट्स क्या है। अच्छा, नंबर्स जैसे हम पढ़ते ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स हमने बचपन में पढ़े हैं 9th 10th क्लास में। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, एक कलेक्शन है। मतलब सेट्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले, कलेक्शन है। ठीक है, अब कलेक्शन में बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ ऐसा है, जो टीम है, मतलब क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में चलो प्लेयर्स के नाम लिखो, तो हो सकता है तुम लिख दो विराट, कोई लिख देगा रोहित, कोई लिख देगा कोहली, कोई लिख देगा मतलब सॉरी वो धोनी, इस तरीके से लिख देगा कलेक्शन में। तो कलेक्शन तो कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है ये? तुम्हारा है वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब कलेक्शन ही है लेकिन वेल डिफाइंड है, इस हमें बात को ध्यान रखना है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। अच्छा, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मैं क्लास में आया आपके और मैंने कहा जितने भी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं खड़े हो जाओ, जितने भी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं खड़े हो जाओ, तो भैया सब लोग खड़े हो जाएंगे। भाई किस में, सब में अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट है। लेकिन मैंने यहीं पे बोल दिया नहीं, ऐसा है जो बच्चे 95 से ज़्यादा स्कोर करे हैं लास्ट टेस्ट में वो खड़े हो जाओ। तो क्या हुआ फिर? आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक कॉमन डेटा हो गया, यानी जिस पे हम काम करेंगे कॉमन चीज़ होगी, ये है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ इंटेलिजेंट, तो फिर सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये है वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बात? यानी ऐसा सोचो, जैसे मेरे को इवन नंबर, तो एक बताओ, इवन नंबर तुम्हारे लिए भी 2 है और मेरे लिए भी 2 है, तुम्हारे लिए भी 4 है, मेरे लिए भी 4 है, सेम है ना। तो जो चीज़ सेम है सबके लिए, वो तुम्हारा वेल डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट्स बोलते हैं। अब क्या है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो भाई सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल ए ले लिया और करली ब्रैकेट के अंदर इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मुझे ABCDE लिखना है, ठीक है, तो लिख दो A, B, C, D, E। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिए। तो ऑब्जेक्ट बोलूं, इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर तुम इनको एलिमेंट बोल सकते हो। और इनके बीच में आता है कॉमा। क्या आता है? इनके बीच में आता है कॉमा। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आएगा कॉमा। तो अगर हम बात करें बुक इस लैंग्वेज में, तो क्या लिखा होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? डिस्टिंक्ट है ना, ABCD। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, ओके। कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ऑन राइट, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एलिमेंट्स, मेंबर, ये सब बोलते हैं। और इस सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? ये कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये तुम्हारी बुक में लैंग्वेज तुम्हें मिलेगी इस तरीके से देखने को। समझ में आ गई बात? तो सिंपल है, सेट्स है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। अच्छा, कभी सेट में इस तरीके से अगर लिखा है 1,1,2, तो इसका मतलब है 1,2। आपको रिपीट नहीं करना होता है। अगर कहीं रिपीट करके लिखा है तो आप उसको एक बार लिखो, एक ही बार उसको माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि अगर सपोज करो मेरा ये सेट है, ठीक है, या फिर मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया, मान लो 1 2 3 4, तो मुझे पता है कि 1 मेरा जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है। क्या करता है? 1 जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है। तो उसको लिखूं कैसे? तो इसका लिखने का तरीका है 1 बिलोंग्स टू A। क्या? 1 बिलोंग्स टू, यानी कि जो 1 है, ये जो 1 एलिमेंट है वो सेट A में, इस सेट A में बिलोंग करता है। अच्छा, अगर मान लो मैं 7 लिखूं,
तो 7 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब सेट्स को ना लिखने के भी दो तरीके हैं, सेट्स को लिखने के भी दो तरीके हैं। क्या? सेट्स को हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक होता है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप क्या बोलोगे 1, 2, 3, 4। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम सीधे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। इसमें हम एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, काम खत्म हो गया। अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट तो लगाएंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसे होगा, x सच दैट x, मतलब हम x से स्टार्ट करेंगे कि x कैसा है, x के बारे में बताना है लैंग्वेज में। तो भैया x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर। मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, तो इस चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। समझ रहे बात को? यही होगा ना, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। लेकिन अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको ये बता देना है कि मेरी x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, ये तो लैंग्वेज में लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई एक सेट है, ठीक है, और जो लिखा है 2, 4, 8, 16 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये पहले तो मैं आपसे पूछूं ये किस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप कहोगे सर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जरा लिखो। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर, यानी सेट बिल्डर मतलब एक सच दैट करके लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट के थ्रू बताना होता है। क्या बताना होता है? स्टेटमेंट के थ्रू। और मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप नोट्स जरूर बना लो प्रॉपर, मतलब जैसे मैंने ये है, जैसे आपको अभी सेट्स के बारे में इधर बताया, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप भी उसी तरीके से नोट्स बना लो ना, आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर का जितना भी निचोड़ है, मतलब मैं बोलूँ वो फटाफट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, उसको जरूर नोट कर लें, जिससे कि आपको इस सेट चैप्टर में रिवाइज कर लो, फटाफट प्रैक्टिस कर लेना बस इस चैप्टर की, ठीक है। बाकी मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें, लेकिन प्रैक्टिस तो मैक्सिमम प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं, जैसे सेट ए लिखा है 2, 4, 6, 8, 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब x कैसा दिख रहा है यहाँ पे, सोच के देखो, 2, 4, 8, 16 क्या हो रहा है, ये 2 तो 2 की पावर 1 हो गया, 4 क्या है 2 की पावर 2 है, 8 क्या है 2 की पावर 3 है, 16 क्या है 2 की पावर 4 है, यानी पावर इंक्रीज हो रही ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x है ना वो 2 की पावर n है। क्या है? ये तुम्हें ढूंढना पड़ता है, ये तुम्हें ढूंढना पड़ता है। तो x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। अब जो n है, अब आप बताओ n के लिए क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी n एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 4 16 होता है, यानी 4 तक ही गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, या आप इसको लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, 4 तक है तो 4 पे इक्वल टू लगा दो, या फिर लेस देन 5 लिख दो, दोनों ही सही होते हैं। वो देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप समझ लेना। क्लियर हो गई? सीख गए हम लोग। क्या सीख लिया आपने? सेट सीख लिया, और सेट्स की हमने क्या सीख लिए, 2 फॉर्मेट होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वो भी अच्छे से सीख लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको बढ़िया से? ठीक है, चलो अब आगे देखो। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें पूरे एनडीए में, मतलब अगर तुम थोड़ी प्रिपरेशन करी हो या अब करने वाले, सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे टफ चैप्टर तुम्हारे लिए कौन सा है
उसको आसान बना दूंगा तुम्हारे इस बार ND2 में, ठीक है। बताना मुझे। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो भैया कितने टाइप के सेट होते हैं, तो देखो बहुत आसान से हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक और नाम इसका है वॉइड सेट, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिख के आ जाए तो समझ लेना, अब नाम ही एम्प्टी यानी खाली, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, अ सेट विथ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही नहीं होगा, मतलब सेट लिखा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, या फिर फाई से रिप्रेजेंट होता है, फाई, ठीक है। तो ये इसका तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, नाम ही सिंगल यानी एक एलिमेंट होगा, अ सेट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा जैसे मैंने लिखा, और इसके अंदर जैसे 5 लिखा है एग्जाम्पल में, बस हो गया, तो सिंगलटन सेट हो गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके एक रजिस्टर बना लो NDA2 के लिए, और मैं आपकी पूरी जो हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करनी जम के, बस हो गया। अगर आप सही से चल लोगे जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ तो आप बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइनाइट सेट, नाम ही है फाइनाइट, तो भाई काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, अ सेट विद काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी काउंट कर पाओगे 1 2 3 4 ऐसे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 2 4 6 8, तो मैं काउंट कर पा रहा हूँ ना, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फाइनाइट यानी काउंटेबल है। फिर आता है इनफाइनाइट, तो भाई नाम है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे यानी अनकाउंटेबल होंगे, यानी कि जैसे 1 2 3 4 लिखा है, डॉट डॉट लगा दिया, तो डॉट डॉट लग गया, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट्स हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा इक्वल सेट्स। अब भाई एक नाम ही, मैंने कहा ना नाम से ही सब क्लियर हो रहा है, दो सेट इक्वल हैं, तो भाई अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट A, B है, और B सेट है B, A, तो आपसे मैं पूछूं क्या ये दो सेट इक्वल हैं, तो हो सकता है किसी को ये लगेगा सर इसमें तो A B इसमें B है, इक्वल नहीं है। नहीं, रीअरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये A B है तो ये भी A B ही है, आप पहले इसको बाद में लिख सकते हो, तो A इज इक्वल टू B हो गया, यानी इक्वल सेट्स हो गए। तो डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स विद एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यानी दो सेट में सेम एलिमेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। समझ में आ गया, दो सेट इक्वल कैसे देखोगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर एक सेट A है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, और एक सेट B है जिसमें A B है, तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो आप कहोगे सर 2। अच्छा लिखते कैसे हैं, n लिख दो ब्रैकेट A लिख दो, इसका मतलब हो गया, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके 2 हैं। अच्छा इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी n भी कितना है, इसका भी 2 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट होता है। डिफरेंस समझो, देखो इक्वल सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं, एलिमेंट की जैसे A है तो A, B है तो B, यहां पे एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कि यहां पे इक्विवेलेंट सेट कब बोलते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पे Na में 2 है और Nb में 2 है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम, एक वर्ड होता है नोट करके लिख लो, ठीक है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कोई पूछ ले किसी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल दे कि भाई कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही तुम्हारा कार्डिनल नंबर, यानी कि तुमसे कोई बोले इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इस सेट का कार्डिनल नंबर है 2, इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 2 है। आए समझ में बात, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे देखो, अब आते हैं सबसेट। ये सबसेट क्या है, तो अगर मैंने एक सेट A लिखा 1 2, अब सबसेट जो है हमें कुछ ऐसे सेट डिजाइन करने हैं जो इसी से रिलेटेड हो, यानी इसी से बने, यानी इन एलिमेंट का यूज करके बन जाएं। ऐसे में कितने सेट्स बन सकते हैं वो बनाने हैं, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक सेट 1 2 है और इससे कितने सेट्स आप बना सकते हो इन एलिमेंट की हेल्प से, तो आप बोलोगे सर ऐसा करता हूं, अगर मैं अकेला 1 ले लूं तो एक सेट बन गया, ठीक है, अकेला 2 ले लूं तो भी बन जाएगा एक,
और एक 1 2 ले लूँ तो भी ठीक है, और अगर मैं कुछ भी ना लूँ तो कुछ भी ना मतलब नल सेट, अगर कुछ भी नहीं लिया तो नल सेट। तो कितने बन गए सेट, 1 2 3 4, तो यही इसके सबसेट्स हैं, यही क्या है, यही इसके सबसेट्स हैं, यही हो गए भैया सबसेट, 1 2 1 2 एंड नल सेट 5, ठीक है, ये इसके हो गए क्या, सबसेट। अच्छा अब लिखते कैसे हैं, जैसे आपको अगर याद हो मैंने कहा 1 2, तो 1 जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग का साइन था, तो सबसेट का साइन क्या होता है ये समझते हैं। तो ये सबसेट्स हैं, तो ये जो 1 है वो सबसेट है किसका, इस ए का, 1 जो है वो सबसेट है इस ए का, ठीक है, ये सबसेट का साइन है। अब एक चीज और कंफ्यूज करती है, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि आप देख पा रहे हो जब एक सेट ए था 1 2, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 2 भी यानी सेम भी है, समझ रहा हूं, सेम भी है, तो यानी सेम हो सकता है, तो यानी इक्वल टू का साइन भी रहता है। लेकिन अगर मुझे पता दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है कि एक सेट ए है 1 2, और अभी मैंने 1 की बात करी है सब, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो मुझे पता है इक्वल नहीं है, तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूं, बात है। हाँ अगर कोई, अगर ऐसी एक लैंग्वेज बोले, कोई बोले ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज लिख दे, तो इसमें मैं लिखूंगा ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि वो इक्वल हो सकता है, तो मेरी लैंग्वेज ये रहेगी। बात समझो, बात समझो, क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा थोड़ा और क्लियर करता हूं, अब आता हूं सबसेट है क्या। सबसेट में ये होता है कि अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ये 1 है और ये 1 2 है, तो आप देख पा रहे हो ना, इसके जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करते हैं, यानी इसमें अगर 1 है तो इसमें 1 2 है, तो ए सबसेट ऑफ बी कोई अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यानी क्या मतलब हुआ, कोई बोले सबसेट क्या है, तो भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यानी 2 सेट हैं, एक सबसेट होगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि जैसे ये 1 है, ये 1 2 के अंदर ही आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सबसेट। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन जो होती है इस साइन की और इस साइन की, वो मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि जब आप सबसेट लिखते हो तो इक्वल वाला भी होता है और अनइक्वल वाला भी होता है। तो अगर कोई सिर्फ इतना बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसका करेक्ट लिखने का तरीका ये रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो इक्वल वाला केस है या अनइक्वल वाला। लेकिन अगर आपको साफ साफ दिख रहा है जैसे ये 1 है, ये इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया था क्लियर। और ये भी समझ में आता है कि जो 1 है वो इस 1 2 में बिलोंग कर रहा है। अब एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, एक नोट करके लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट। अगर पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ सबसेट पे, तो वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात करूं, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 4, तो देखो 1 2 3 4 है 4 सबसेट। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखो अभी जैसे मैंने बोला ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसमें आप बोल रहे, मैंने बोला ए सबसेट ऑफ बी को मैं ऐसे लिखेंगे क्योंकि इक्वल वाला केस भी इसमें लाई करता है, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉपर में क्या हो जाएगा, प्रॉपर में, प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे जब हम, तो हम बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसमें ए बी के इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी कहने मतलब ये है कि ये है प्रॉपर सबसेट, ये सिंपल हो गया सबसेट, ये है प्रॉपर सबसेट। लेकिन एक कंफ्यूजन भी है, बुक में कई बार आप ऐसे लैंग्वेज में देखोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ऐसा साइन यूज कर रखा होगा, तो आप ये समझो ना, प्रॉपर सबसेट भी तो सबसेट का पार्ट ही है भाई। प्रॉपर सबसेट क्या है, नाम है प्रॉपर सबसेट, इसमें देख लो सबसेट आ रहा है, तो सबसेट का एक पार्ट है। तो कई बार ये आपको देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आप सिंपल सी बात समझो, अगर ये लिखा है
नीचे इक्वल टू नहीं लगा, इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल नहीं है, और इसी को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मेरा बताने का मकसद ये है कि पेपर में कभी बिल्कुल फिक्स करके आ जाए प्रॉपर सबसेट, तो पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट क्या है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब हम एक सेट लिखते हैं और इसके सबसेट्स लिखते हैं, तो 1 भी सबसेट है, 2 भी है और 1 2 भी है, तो इक्वल, ये 1 इक्वल नहीं है तो हमने नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, तो यानी ये प्रॉपर सबसेट का केस है। किसका सेट है? प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। और अगर कोई ऐसी लैंग्वेज लिख रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इक्वल हो सकता है, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया नंबर ऑफ सबसेट का, तो अगर पेपर में तुमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, तो भाई आप ही बताओ प्रॉपर सबसेट में कौन सा केस नहीं है जब ए और बी बराबर हो, यानी कि ये बराबर वाला केस नहीं होगा। यानी कि अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो रहा है, 4 सबसेट आ रहे हैं, लेकिन ये केस हटाना है, यानी एक केस कम करना है, इक्वल टू वाला, क्योंकि प्रॉपर में इक्वल टू वाला केस नहीं होता है। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 की पावर n माइनस का 1, यानी जो हमारे सबसेट का फॉर्मूला है उसमें एक कम कर देंगे, यानी 2 की पावर n और माइनस का 1 हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा प्रॉपर सबसेट। ये चीज क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके जी। अब देखो सुपरसेट क्या होता है, जैसे हम जब लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट है तो जो बी है, बी तुम्हारा है सुपरसेट। बी क्या है? वो तुम्हारा सुपरसेट। जब हम लिखते हैं ना, यानी ये कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं ना, तो बी बन गया भाई सुपरसेट। क्या बन गया? सुपरसेट। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है? एक सेट ए है, इसमें ये एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये एनडीए 15 में आया है, ठीक, 2015 में। अब सुनो, अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तब तो आप बोलते सर इसमें 10 एलिमेंट है, 2 की पावर 10, क्योंकि फॉर्मूला आपने 2 की पावर n बताया है। लेकिन आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है बस नंबर ऑफ सबसेट वो बताओ जो 2 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी सबसेट लिखो, तो आप ऐसे तो लिखोगे कि आपने एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, 1 एलिमेंट सारे ले लिए, ठीक है। फिर आप कहोगे सर मैंने 1 2 ले लिया, फिर मैंने 1 3 ले लिया, यानी फिर ऐसे ही आपने 3 1 ले लिया, या आपने 4 1 ले लिया, मतलब ऐसे। तो आपसे ये वाला पूछ रहा है कि 2 एलिमेंट के कितने सबसेट है, ये आपसे एक का नहीं पूछ रहा है। फिर कोई बोलेगा सर मैं 3 ले लेता हूँ, यानी 1 2 3, तो आपसे ये वाला केस नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बस जो आपके सबसेट है ना 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 के लिए कितनी होती है, ठीक है, तुम्हारी 2 की पावर 10 के लिए 1024, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर ये 102 1000, तो क्या 1000 लिखोगे और उसमें से देखोगे कि भाई 2 वाले कौन से हैं? बात मेरी समझ पा रहे हो भाई? 1000 से ज़्यादा वैल्यू आएगी इसकी। अब अगर 1000 से ज़्यादा वैल्यू अगर आ रही है, ठीक है, 1000 से अगर ज़्यादा वैल्यू इसकी आ रही है, तो फिर हम 1000 सेट देखने के बाद बताएंगे कि अच्छा 1 2 ये 2 एलिमेंट वाला सबसेट है, 2 एलिमेंट वाला सबसेट है, 2, ऐसे तो नहीं। तो कुछ हमारे पास अलग ट्रिक होनी चाहिए। तो क्या ट्रिक होगी वो? तो समझो, देखो आपको ये तो आइडिया लग गया कि हाँ सबसेट जो बनाने होंगे 2 एलिमेंट के, वो इसी से बनाने होंगे, यानी 10 में से 10 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो सीधी इस बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, वो सबसेट होंगे। जैसे मान लो मैंने 2 3 ले लिया, एक सबसेट बना दिया, एक केस ये बन गया। मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया, एक ये बन गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन 10 एलिमेंट में से कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो एक चैप्टर होता है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन जब हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो अभी इतना समझ लो कि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है कि 10 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो, यानी 10C2 हो गया। क्या हो गया? अब 10C2 निकाल लो। अब जिसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं आता है वो देख लो, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला। तो अगर मुझे 10C2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब इसका तो कोई काम है नहीं, तो अगर मुझे 10C2 फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब 10 को एक्सपेंड करो, 10 इंटू 9 इंटू, अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, 10 9 8 7 इस तरीके से। तो एक एक जब कम करते जाओगे, ठीक है, तो 8 आएगा ना, 8 7, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया, ये 5 आया, तो 9 इंटू 5 45 आ गया। कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 45। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए, ठीक है। और देखो अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या है, जैसे अगर मैं एक सेट ए लिखता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2, पावर सेट में क्या है, अगर एक सेट ए है 1 2, अगर मैं आपसे बोलूं इसके सबसेट लिखो, तो आप क्या लिखोगे इसके सबसेट, आप बोलोगे 1 2 फिर 1 2 और नल सेट, यही तो लिखोगे। अब इसी को, इन्हीं सबसेट्स को एक सेट के अगर अंदर लिख दूं मैं, तो यही बन जाता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या हो गया, पावर सेट हो गया सिंपली कंपोजिशन ऑफ सबसेट, कंपोजिशन ऑफ सबसेट, यानी सबसेट को कंपोज कर लेता है एक साथ, सारे सबसेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेता है, एलिमेंट बना देता है उनको, तो वो बन जाता है पावर सेट। क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट, भैया नाम ही है यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या करता है, ये है कंपोजिशन ऑफ ऑल गिवन सेट, मतलब इसको मैं बोलूं शॉर्ट में तो ये क्या है, आप भी ऐसे लिख लेना, कंपोजिशन ऑफ ऑल गिवन सेट। अब ये गिवन सेट का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। तो गिवन सेट्स का मतलब ये है कि सपोज करो अगर मैंने आपसे कहा है एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है 3 4, और मैंने बोला चलो तुम यूनिवर्सल सेट बताओ, इसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं इस तरीके से, तो यू लिख दिया। तो यू में क्या करना होगा, ये ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो आपको लेने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4। अच्छा एक्स्ट्रा तुम्हारी मर्जी है, एक्स्ट्रा तुम्हारी मर्जी है तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, यानी कि 1 2 3 4 एक्स्ट्रा तुम्हें लिखना है तो लिख लो, 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें एक्स्ट्रा लेना है या नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये तुम्हारा बन गया क्या, यूनिवर्सल सेट बन गया, जिसमें तुमने क्या करा, क्या करा, एलिमेंट्स को ए और बी के एलिमेंट्स लिख दिए और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यानी क्या है, सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का यहाँ पे यही मतलब है कि अगर हमें मान लो कोई ए और बी सेट दे रखा तो वो एलिमेंट हमें लेने हैं, ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट में क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेट। यानी कि अगर एक सेट ए है 1 2 3, तो एक सेट बी है 3 4 5, तो आप देख पा रहे हो ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, दो भी हो सकते हैं कॉमन, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेट, जब हमारा एलिमेंट जो है वो क्या हो, एक से ज़्यादा कॉमन हो, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो होता है ज्वाइंट सेट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको बढ़िया से, ओके। अब अगर मैं बात करूँ डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है, अब मैं पूछूं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अब डिसजॉइंट सेट की अगर मैं बात करूं तो डिसजॉइंट सेट होता है आपका जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा। यानी कि कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे अगर मैंने एक सेट ए लिया 1 2 और एक सेट बी ले लिया a बी, a बी, तो ये तुम्हारे क्या है, डिसजॉइंट सेट है। जॉइंट सेट में एक एलिमेंट कम से कम कॉमन होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है। सभी लोग अपना हार्ड चैप्टर में, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन बताना कि हार्ड चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है तुम्हें, ठीक है। जो हार्ड लगता होगा उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। तो सेट ए हमारा अगर 1 2 है, सेट बी a बी है, तो भाई नो एलिमेंट कॉमन, तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब ये क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है भाई, क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स का यूज क्या करते हैं, पहले हम इंटरवल की बात करते हैं। देखो ऐसा है, जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है लेस देन 5 है, तो ठीक है, आपने सेट एक लिख लिया ए
और इसमें 1 2 3 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है, 1 के बाद सीधा 2 आता है। लेकिन मैं यहीं पे बोल दूं कि जो नंबर है ना वो एक रियल नंबर है और वो लेस देन 5 है। तो आप जब लिखोगे मान लो 1, अब 5 से चलो कम लिखना है, हालांकि 5 से कम में नेगेटिव भी आ जाएगा, लेकिन चलो पॉजिटिव लेके देखें पहले। तो 1 के बाद अब रियल नंबर है, अगर नंबर तुम्हारा तो 1.2 भी होगा। और कोई बोलेगा 1.2, तो कोई चिल्लाएगा सर 1.1 भी लिखो, फिर कोई बोलेगा सर 1.01 भी लिखो। अब ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो ऐसे केस में हमें 5 से कम नंबर लिखना भी बड़ा मुसीबत वाला काम हो जाएगा। यस और नो? कैसे लिखोगे आप? आगे नहीं निकल पाओगे, आप इन्हीं में फंस जाओगे। 1.1, कभी 1.01, कभी 1.02, कभी 1.0001। समझ पा रहे इस चैलेंज को? क्योंकि ये रियल नंबर है और नंबर लाइन पे रियल नंबर सारे ही हैं तुम्हारे, रैशनल और इरेशनल। इनफाइनाइट नंबर होते हैं दो नंबर के बीच में, तो क्या तुम इनफाइनाइट नंबर ऐसे लिख पाओगे? कभी नहीं लिख पाओगे। तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जो दो नंबर को, जैसे ये 1 है इधर, इधर 5 है, और मैं कहूं अगर 1 से लेके 5 तक सारे नंबर हैं, सब कुछ है, रियल है सब कुछ, तो मुझे फिर इस पैटर्न से नहीं लिखना है। उस केस में हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। यानी कि इंटरवल्स का कब यूज करते हैं? जब हमारा नंबर है रियल नंबर हो जाता है। और रियल नंबर में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो स्टार्टिंग और फाइनल लिमिट बता दे, भैया यहां से लेके यहां तक है और वो सारे नंबर्स हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहां से स्टार्ट होता है इंटरवल्स, यहां से स्टार्ट होता है इंटरवल्स। अब ये क्लोज इंटरवल क्या है जरा समझते हैं। कि अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है और x मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर में, कैपिटल R मतलब रियल नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 1 से 5 अगर बोल रहा हूं तो आपको पता है, मैंने बताया ना, सेट के अंदर लिखना मुश्किल हो जाएगा, 1.1, 1.2। तो यहां पे हम क्या करते हैं, नाम इसका क्लोज है तो हम ये क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं इस तरीके के। 1 लिख देंगे पहला एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट लिख देंगे। इसका मतलब यही है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट लगाए हैं इसका मतलब है 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं। क्या है? इंक्लूडेड है। क्योंकि देखो यहां पे इक्वल टू का साइन लगा है, क्या लगा है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि 1 और 5 को इंक्लूड करना है, इसीलिए इसका नाम है क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज। अच्छा, इंटरवल, ओपन इंटरवल कैसा होता है? ओपन ऐसा होता है कि मैंने बोला 1 से 5 और x मेरा रियल नंबर है, तो 1 से 5 का मतलब है यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। यानी आपको क्या करना है? आपको 1 से 5, ठीक है, आपको 1 से 5 तो करना है, लेकिन 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ रहे हो? आपको क्या करना है? 1 और से 5 तक के नंबर तो लेने हैं, लेकिन 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 लिखा, 5 लिखा, लेकिन यहां पे लगाओगे ओपन ब्रैकेट। ये ऐसा जो है ना, इस तरीके कर्व वाला, ये होता है ओपन और ये होता है क्लोज। इसका मतलब है ये एलिमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसका मतलब है ये 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। बात क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। फिर आता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज, यानी कहीं पे इक्वल टू होगा, जैसे मैंने कहा x के लिए 1 है से 5 तक है और x रियल नंबर है, तो सीधी बात है यहाँ पे इक्वल टू है, इस पे इक्वल टू नहीं है, तो 1 लिखा, 5 लिखा। यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाओ, तो 1,5 हो गया। क्या हो गया? 1,5 हो गया। आया समझ में सबको? क्लियर है बात? पक्का? तो इस तरीके से हमें करना है। अब आते हैं ऑपरेशन, जैसे हम नंबर्स में एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हम सेट्स में क्या क्या करते हैं? तो भाई सेट्स में अगर मैंने एक सेट में आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ क्या क्या ऑपरेशन हम करते हैं और समझ लेना। एक सेट मान लो है 1 2 3 और एक सेट है B 3 4 5। क्या है? एक सेट A है 1 2 3, एक सेट B है 3 4 5। अब इसमें क्या क्या ऑपरेशन सीखने हैं? सबसे पहले A यूनियन B। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन अलग चीज है, ठीक है, वो अलग था यूनिवर्सल सेट। इसको बोलते हैं यूनियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन।
और ये करता क्या है, ये कंबाइन कर देता है एलिमेंट्स को, कंबाइंड एलिमेंट, यानी कि जो भी दो सेट में एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5, तो ये कंबाइन करके 1 2 3 4 5 दे देगा। क्या बताया कि अगर एक तुमसे बोल रहा है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है इसको हम एक तो यूनियन बोलते हैं, और ये करता क्या, कंबाइन कर देता है एलिमेंट्स को, यानी 1 2 3 4 5 कर दिया। फिर हमारा सेकंड आता है, सेकंड आता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन कैसे आता है, तो आप ही बताओ। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों सेट में एक 1 2 3 है, एक 3 4 5 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन तो 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 के बराबर। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो रहा है, कंबाइन द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। आया समझ में, ठीक है, ओके जी, इधर तक समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा अब आता है तीसरा, डिफरेंस ऑफ द सेट, यानी ए माइनस बी। अब ये तो पता ही चल रहा है माइनस है नहीं डिफरेंस है, तो ए माइनस बी कैसे आता है, देखो समझ में आ गया ना। यूनियन क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को कंबाइन कर दे रहा है, इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, कॉमन देख रहा है। ए माइनस बी क्या करेगा, ए माइनस बी जो है ये ए है और ये बी है, तो आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा अच्छा ए माइनस बी हो रहा ना, तो 3 3 हटा दो तो आंसर आ जाएगा सर 1 2 4 5, ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना है कि अगर आपसे a माइनस बी पूछा जा रहा है, अगर आपसे a माइनस बी पूछा जा रहा है, तो a से ज़्यादा आंसर नहीं होगा। ओ भाई साहब, यानी कि 1 2 3 से ज़्यादा आंसर तो होगा ही नहीं। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ये समझ लो, जो पहले लिखा होगा सेट उससे ज़्यादा आंसर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, अब माइनस बी हो रहा तो कुछ तो होना चाहिए ना, तो b के जो कॉमन एलिमेंट हैं a के साथ वो हटा दो, यानी a से ज़्यादा आंसर होगा नहीं, यानी 1 2 3, उसमें भी कॉमन एलिमेंट हटा दो, 3 हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2, आंसर क्या आ जाएगा 1 2। क्लियर हुआ, तो ये आ गया a माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ठीक है, अब एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसी पेपर में लिख के आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सेट में, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है ए डेल बी, ऐसे लिख के आ जाएगा ए डेल बी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है a माइनस बी का यूनियन करना होगा b माइनस ए के साथ, ये लिख लो। मतलब अगर कहीं पेपर में सिमेट्रिक डिफरेंस वर्ड यूज हो जाए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है a माइनस बी यूनियन v माइनस ए। तो चलो अगर मैं a माइनस बी, चलो इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी कितना आया 1 2, इन दो सेट के अकॉर्डिंग यूनियन b माइनस ए कितना है, तो b में से a को माइनस कर रहे हो, b में से a को, मैंने कैसे सिखाया था, जो पहले लिखा है वो मैक्सिमम आंसर है, यानी 3 4 5, कॉमन एलिमेंट हटा दो, 3 हट गया, तो ये 4 5 होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 2 4 5, क्योंकि यूनियन लगा है, यूनियन क्या करता है, एलिमेंट को कंबाइन करता है, तो ये आ जाएगा 1 2 4 5, क्या आ जाएगा 1 2 4 5। समझ में आ गया, तो हमने क्या सीखा, यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, a माइनस बी सीखा, सिमेट्रिक डिफरेंस सीखा। अच्छा अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक u डिफाइन कोई कर दे, u मतलब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट हमने सीख रखा है कि अगर a और b दे रखा है तो उसके सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, मान लो एक्स्ट्रा मैंने 6 और 7 और ले लिया, एक्स्ट्रा मैं ले सकता हूं। अब एक और चीज सीखनी है हम लोगों को, फिफ्थ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या सीखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इसको हम a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a डैश लगा देते हैं, a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को।
तो होता क्या है, तो ये जो ए डैश होता है वो होता है u माइनस का ए। क्या होता है, u माइनस का ए। अब आप ही बताओ, अगर ए डैश जो है वो u माइनस का ए है, ए डैश जो है वो u माइनस का ए है, तो आप बताओ u में से a को माइनस करना है। तो ये आपका u है, ये आपका a है, करो माइनस। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इसमें कवर कर लें, कितना आंसर आ जाएगा इसका, बताओ बताओ कितना आएगा। तो u में से अगर a को माइनस करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर u में से a माइनस हो रहा है, यानी जो पहले लिखा है वो u है, तो ये मैक्सिमम आंसर है। इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दो 1 2 3, तो क्या बचेगा, क्या इसका आंसर 4 5 6 7 आ जाएगा। सीख गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये ऑपरेशंस तुम्हें करना आना चाहिए सेट में, सेट में तुम्हें ये ऑपरेशंस निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब आता है, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक सेट ए है जिसमें बोला है x बिलोंग्स टू z है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक तुम्हारे पास सेट बी है, x बिलोंग्स टू z है और एक कंडीशन है, और बोला है z जो है ना वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना क्या होता है, जैसे रूट माइनस 1 एक आयोटा आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जो है, ठीक है, वो है तुम्हारा नंबर। और हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी सेट में क्या कॉमन है, ठीक है, एक ए और बी सेट में क्या कॉमन है। तो ठीक है, कॉमन निकालना, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दूँ। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी कि एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करा तो एक्स 1 आ गया, और एक बार इसको 0 कर दो, यहां से x निकालना पड़ेगा। तो यहां पे बोला गया था x बिलोंग्स टू z, और z क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, यानी ये हमारा आंसर हुआ इस वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना वो लगा दो। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस, ये 1 माइनस 4 आएगा यानी माइनस का 3, तो माइनस 1 प्लस माइनस, अब ये माइनस है रूट, तो रूट 3, और माइनस होने की वजह से क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से हमें x की ये दो वैल्यू मिली, एक नेगेटिव, अगर मैं प्लस वाला साइन ले लूँ तो एक तो आ जाएगा माइनस 1 रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये दो आएंगे ना, देख लो, एक ये आएगा और एक ये आएगा, एक पॉजिटिव वाला केस आ गया, एक नेगेटिव वाला केस आ गया। क्लियर है क्या, देख लो, समझ में आ रहा है इतना, ओके। अब देखते दूसरी कंडीशन क्या है। तो यार बी सेट में तो देखो ये वाली जो कंडीशन है वही तो हमने सॉल्व करी है, तो इसका मतलब ये जो दो आंसर इसमें आए तो इसमें भी आएंगे, तो कॉमन आंसर फिर यही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, नल सेट तो नहीं आ रहा है कॉमन में, माइनस 1 प्लस रूट 3 यही हो गया। इसमें तो 4 लिखा है और यहाँ माइनस 1 नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी पार्ट। क्लियर हुआ क्या, आगे समझ में, बढ़िया से। कैसा लग रहा है लेक्चर, बताना यार, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए पूरा। अब देखो इसमें देखो क्या है, इसमें भी हमें, अच्छा ये पहले तो पढ़ लो आप, क्या लिखा है, एक सेट ए है दिस, एक सेट बी है ये, और बोला है एज स्लैश आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इतना आ रहा है, ए स्लैश बी का ये जो ऐसा लगा हुआ अल्टा स्लैश, इसका मतलब होता है ए माइनस बी। भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे साइन अजीब सा दे देंगे तुम कहोगे अरे यार ये क्या पूछ लिया, ए माइनस बी है, ठीक है। यानी आपको दो सेट में इंटरसेक्शन लेना और ए माइनस बी देखना है और फिर बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है, मतलब यही है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले हमें एक सेट ए सॉल्व करना पड़ेगा, सेट बी सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी हमें बेसिक इनइक्वलिटी आनी चाहिए। तो चलो पहला इनइक्वलिटी में है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 लेस देन 0। जो पहली इनइक्वलिटी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 लेस देन 0, और दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में हमें देखना है आंसर। तो एक ये है आपके पास और एक ये है, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं आपसे अगर,
तो फैक्टर करते हैं, 7 इंटू 1 7 होता है, तो ये आ जाएगा 7x माइनस का x माइनस 7 लेस देन 0। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस 7, इन दोनों में -1 कॉमन, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 7, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 लेस देन 0, यही तो आएगा। इसके फैक्टर हो गए, चलो इसके भी कर लेते हैं। 7 इंटू 2 14 होता है, 7 प्लस 2 9 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 7, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 7, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 7, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। देख लो अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, अगर आपको पता हो तो इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी। अगर आपको याद हो फैक्टर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले x प्लस 7 को माइंड में कर दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -7, वो रख दिया, और यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 1 0 करने पे। फिर आपको याद हो कुछ ऐसे कर लेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बताना किस किस को इनइक्वालिटी ये बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी पे भी सेशन लेके आऊँगा फिर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर लेस देन 0 है तो लेस देन मतलब ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, नेगेटिव मतलब, तो ये आ गया -7 से 1 आ गया, ठीक है। इसमें देखते हैं -7 आएगी वैल्यू, यहाँ से -2 आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वाला आंसर, यानी -∞ से -7 यूनियन -2 से इनफाइनाइट, यही तो आएगा। अब हमें क्या क्या करना है, पहले पार्ट में दोनों का लेना है कॉमन, यानी इस आंसर का और इस आंसर का कॉमन लेना। तो कॉमन कैसे आता है, एक नंबर लाइन बना लो भाई, कॉमन लेना तो कॉमन नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमें, तो भाई हमने एक नंबर लाइन बनाई, इसमें आंसर है -7 से 1, यानी ये हो गया -7 से 1, ठीक है। इसका आंसर क्या है, -∞ से -7 और -2 कहीं यहां होगा, -2 से इनफाइनाइट ये है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आप मुझे बताओ येलो लाइन और ये तुम्हें जो ग्रीन सी जो लाइन दिख रही होगी, इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है ना कॉमन। देखो ये लाइन दोनों में आ रही इधर वाला पार्ट, यानी -2 से -1, -2 से 1। इसमें देखो सर्किल का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, देखो ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहां पे भी देखो ये 1 जो है वो सर्किल है, डार्क नहीं है, यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आंसर आया -2 से 1, यानी ये करेक्ट है, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मुझे a माइनस बी निकालना है सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से। a माइनस बी का मतलब है a को ए आपका मैक्सिमम आंसर होगा, मैंने कैसे सिखाया था, ए आपका मैक्सिमम आंसर है। ए कौन सा था, ये, यानी ये आपका मैक्सिमम आंसर है ग्रीन वाला। इसमें से कॉमन पार्ट हटा दो, यही सिखाया था ना, ए आपका मैक्सिमम आंसर है और जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। तो कॉमन पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट था ना, तो इसको हटा दो, तो आंसर आएगा -7 से -2। अब कुछ लोग जल्दबाजी में गलत कर देंगे, अच्छा सर -7 से -2, अरे यही तो आ रहा है, करेक्ट है, बोथ 1 और 2, हो गया खेल खत्म। यहां गलती हो रही है, देखो जब आप माइनस कर रहे हो तो यहां पे देखो -2 इंक्लूड नहीं है, -2 यानी एक बताओ, कॉमन पार्ट में जो -2 है यहां पे क्या क्लोज ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा ना, तो -2 नहीं है, मतलब उसमें कॉमन में -2 नहीं है। और ए में इस ए की मैं बात करूं तो उसमें -2 है, क्योंकि ये तो यहां से लेके यहां तक है ना, तो यहां पे बेटा क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब कहोगे सर थोड़ा कम समझ में आया, बताता हूं फिर से। देखो अगर मैं इस ए की बात करूं, अगर ये वैल्यू -7 से 1 तक जा रही है, अगर ये वैल्यू -7 से 1 तक, समझना मेरी बात, नंबर्स के फॉर्म में समझते हैं, अब वो क्लियर हो जाएगा, देखना। देखो हमारा जो ए का आंसर है वो -7 से कितना है, 1 तक है, यानी ये -2 मान लो यहां है, तो अगर -7 से 1 तक है तो इसमें
पूरे आंसर मतलब -2 तो आएगा ना। मतलब अगर मैं कह रहा हूं मेरा आंसर -7 से 1 तक है तो -2 तो पक्का है, यानी ए में -2 तो है। यानी अगर मैं एक सेट ए लिखूं तो बहुत सारे एलिमेंट है, -2 तो उसमें है। लेकिन जो बी वाला सेट है जो दूसरा है इसमें -2 है क्या? नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है, यानी बी सेट में कुछ भी हो लेकिन -2 तो नहीं है। तो जब ये एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये माइनस नहीं कर पाएगा। तो a माइनस बी करोगे तो उसमें तो -2 आएगा ना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट हटता है। कॉमन एलिमेंट समझ रहे हो, इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है देखो एनडीए में, समझ रहे हो। बस उम्मीद है समझ में आ गया हो। देखो अब समझना वेन डायग्राम क्या है भाई, क्या होता है भाई ये वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम इज अ वे ऑफ विजुअली शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स यूजिंग सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। मतलब क्या, हमने जो अभी ए बी ये सब सीखा है, ए यूनियन बी सीखा है, ए इंटरसेक्शन बी सीखा है, इसको कुछ अलग फॉर्मेट में विजुअलाइज कर पाएं। ठीक है, वेन डायग्राम क्या है, एक वे है जिसको हम विजुअली देख पाएं। ठीक है, और ये हमें सेट्स के बारे में बता दे। तो उसका तरीका क्या है, एक रेक्टेंगल लेते हैं और ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम सेट ए और सेट बी लेते हैं इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये क्या बन गया, ए और ये बी। ठीक है, तो क्या करा, वेन डायग्राम क्या कर रहा है, जो हमने भी सीखा है उसको विजुअली मतलब समझ रहा हूं विजुअलाइज करता है। और वो कैसे करता है, एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर जो सेट हम ए और बी लेते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या क्या सीखना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या था, ए और बी के एलिमेंट कंबाइन करता था। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्या सीखना है, अगर कोई बोले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है। ठीक है, फिर क्या होता था, ए माइनस बी, ये अगर सेट ए है और ये बी है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होता था कि ए सेट में से बी को हटाना है, और बी को हटाना क्या, बी को कॉमन एलिमेंट हटाने हैं। तो इस सेट ए में से बी वाला जो एलिमेंट कॉमन है वो हटा दो, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या वो ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं आपसे बी माइनस ए बोल दूं, बी माइनस ए, तो बी में से कॉमन पार्ट हटा दो तो ये आ जाएगा। समझ में आया, तो ये आ गया ए यूनियन बी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ए माइनस बी, ये आ गया बी माइनस ए। ठीक है जी, आया समझ में, ओके ये आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी ए डैश। अब तो वो तो पता ही है ए डैश कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मान लो अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश मैंने क्या सिखाया था, यू में से ए को माइनस करना, यही सिखाया था। तो आपको माइनस करना मैंने क्या सिखाया कि यू अगर है पहले तो यू पूरा आंसर है, उसमें से कौन जाएगा, ए वाला पार्ट माइनस होगा जो कॉमन है। तो इस यू के अंदर ये ए पार्ट है तो ये माइनस कर दो, यानी आंसर आ जाएगा क्या, ए के बाहर वाला पार्ट, ए के बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। समझ में आया। तो आप ध्यान भी रखो, और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कोई पूछ रहा है तो ये सोचा करो इसको छोड़ दो, यानी हर ए डैश कोई पूछ रहा है ए को छोड़ दो। ठीक है, अगर कल के दिन कोई पूछे कि बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, तो क्या सोचो तुम कि ये रेक्टेंगल है, ये यू है, ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी को छोड़ दो, ऐसे सोचो। तो ए यूनियन बी को छोड़ दिया मतलब ये बाहर वाला पार्ट, कितना आसान हो गया, समझ रहे हो। तो ये बस आपको याद रखना है, हो गया। तो ये था वेन डायग्राम। अब कुछ हमें जैसे रूल्स होते हैं ना, बोर्ड मास रूल होता है नंबर्स में, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए। भाई एलजेब्रा सेट्स में क्या है, लॉ ऑफ एलजेब्रा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप याद रखो, रीजन इसका ये पेपर में पता चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि भैया कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पता होना चाहिए ना कम्यूटेटिव क्या लॉ होता है। ठीक है, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ में ऐसा होता है जैसे 2+3 होता है ना, किसके इक्वल होता है, 3+2। तो वैसे ही यहाँ पे सेट्स की बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल आएगा, या फिर
दो सेट का कॉमन लोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। तो तुम करके भी देखोगे, दो एग्जाम्पल लेके आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे समझो, जैसे 2 + 3 + 5 लिखा है, तो किसी की मर्जी है कि 2 और 3 को पहले ऐड कर ले, और किसी की मर्जी है 3 और 5 को ऐड कर ले पहले, आंसर तो सेम आएगा ना। तो सिमिलर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट होंगे, ए बी सी। तो चाहो तो ए और बी का पहले यूनियन कर लो, या फिर बी और सी का पहले कर लो, कंबाइन करोगे सेम रिजल्ट आएगा। सेम इंटरसेक्शन के साथ है कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करा या फिर बी इंटरसेक्शन सी का करा, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि पेपर में ऐसे ही आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ क्या है, ऑप्शन दे देगा, तो पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है, इसमें याद ये रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव की दो ही प्रॉपर्टी हैं, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा, ठीक है। दो ही प्रॉपर्टी, कई बार कन्फ्यूजन किसी को लगेगा सर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ओह सॉरी एसोसिएटिव हो जाएगी ना। देखो ना, ये एसोसिएटिव में था, दोनों यूनियन दोनों इंटरसेक्शन, तो दो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, उल्टा, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन, अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन, बस ऐसे याद रहेगा। अब लगता कैसे, समझो, ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचा जाता है, देखो ए यूनियन बी, देखो ये लिखा है, फिर ए यूनियन सी, मतलब जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो बीच में आता है, याद रहेगा क्या। मैं लिख के दिखाता हूं, देखो अगर मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो बीच में आएगा, काम करता हूं ऐसे। ऐसे इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, बीच में आ गया, याद हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। याद रखना है, पेपर में पता चले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, उसमें मान लो ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी लॉ, नाम ही आइडेंटिटी, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि सेम सेट आ जा रहा होगा, यानी कि ए का यूनियन किसके साथ करें, ए आए तो भैया नल सेट, नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है तो ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, भैया यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो है बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें अगर ए को कॉमन लोगे तो क्या आंसर आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो तब भी ए आ रहा है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, तो ए का अगर यूनियन ए के साथ लोगे तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो ए आएगा। तो ध्यान रखना आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है और आइडेंटिटी लॉ में क्या है, तो ये डिफरेंस थोड़े से याद रखोगे। आइडेम्पोटेंट में याद रखना दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ सिंपल सा है, ए यूनियन ए डैश करोगे तो यू के बराबर आएगा। देखो कैसे आएगा, करके देखते हैं। वेन डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सेट ए है और ये यू है, ए का मतलब हो गया ये, और ए डैश का मतलब मैंने क्या सिखाया था, ए को छोड़कर, यानी बाहर वाला पार्ट। तो आप बताओ, अगर मुझे इसका यूनियन लेना है, कंबाइन करना है, तो क्या सारे एलिमेंट आ गए, इसलिए ये यू के बराबर है। और अगर रेड और येलो में कॉमन देखूं तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी ए का कॉमन अगर ए डैश से देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, यानी नल सेट आएगा, क्योंकि वो बाहर है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत यूज होता है डी मॉर्गन्स लॉ का। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है कि भाई अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये अलग अलग कर देता है, या फिर बोलूं अलग से सेम कर देता है। भाई दोनों बराबर है ना, इतना ध्यान रखना है। अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा है तो अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आ जाएगा और होल कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। ये तरीका है याद करने। क्या था मैंने, अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो तुम्हें होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो बीच का उल्टा कर देना साइन, यानी इंटरसेक्शन। इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं कार्डिनल नंबर। अब हमें क्या करना है, जैसे दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो हमें कुछ फॉर्मूले सीखने हैं सेट ए और सेट बी में। कि मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन में पूछा गया है
कि ए यूनियन बी में, यानी ए और बी में यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपका फॉर्मूला है इसका एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या है फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा तुम कहोगे सर ये माइनस क्यों आया, सोचो अगर ये एन ए है और ये एन बी है तो ये वाला पार्ट है दो बार आ गया, कितनी बार आ गया, दो बार। देखो ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, और चाहिए तो एक ही बार है ना, इसलिए एक बार माइनस हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये चीज क्लियर है। तो ये बन गया तुम्हारा एक फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का। क्लियर है यहां तक बात, पक्का, ओके। अब अगर मान लो दो डिसजॉइंट सेट है, दो क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। क्या सिखाया था डिसजॉइंट सेट में, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, इसलिए सेकंड केस बन गया एन ए प्लस एन बी। क्या ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हो गई। आगे देखो, अच्छा ए डैश तो तुम्हें मैंने बता रखा है यू माइनस ए होता है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश की बात करूंगा तो एन यू में से माइनस कर देना एन ए। तो ये तो हमने पहले भी सीखा, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में सीख ले रहे हैं, अभी वेन डायग्राम के टर्म में सीखा था। अब आगे भैया तीन सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन थ्री सेट्स का, यानी अभी दो सेट्स की बात कर रहे थे ना, अब आ गए तुम्हारे भैया तीन सेट ए बी सी, और रेक्टेंगल बनाना है वो भी बना सकते हो। तीन सेट आ गए और अब तुम्हें इन तीन सेट का यूनियन लेना है, यानी कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है। अब ये क्यों आया, पहले मैं लिखता हूं। देखो मैंने पहले एन ए लिखा प्लस एन बी लिखा प्लस एन सी लिखा। अब जब मैंने एन ए लिया, एन बी लिया और एन सी लिया, ध्यान समझना ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है जब ए ले रहा था तब भी आया, बी ले रहा था तब भी आ गया, दो बार नहीं आ गया, चाहिए एक बार है, इसलिए मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब जैसे अभी दो सेट में तुम समझते हो कि अच्छा ये दो बार आ गया, ऐसे ही तुम जब बी और सी, तुमने जब बी और सी को ऐड किया होगा तो ये वाला पार्ट दो बार आ गया होगा, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, एन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली सी और ए में भी दो बार आ गया होगा, तो माइनस का एन सी इंटरसेक्शन है। समझ में आई बात। अब ये प्लस क्यों हो रहा है, अब ध्यान समझो। तुमने ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है माइनस करा। आप मुझे ये बताओ, इन तीन सर्किल को देख के समझना, ये तीन अगर सर्किल हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है। ये तीन सर्किल जो तुम्हें दिख रहे हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपने ए और बी का जो कॉमन वाला पार्ट जब माइनस करा तब भी ये वाला पार्ट माइनस हुआ होगा, और जब तुमने बी और सी को लिया होगा तब भी ये माइनस हुआ होगा, और जब सी और ए का कॉमन लिया होगा तब भी ये वाला पार्ट माइनस हुआ। तीन बार माइनस हो चुका है, और तुमने तीन बार लिया था, क्योंकि जब ए लिया होगा तब ये वाला पार्ट लिया होगा, जब तुमने बी लिया होगा तब ये वाला पार्ट लिया होगा, सी लिया होगा तब भी ये लिया होगा। तीन बार लिया, तीन बार नहीं लिया, तो जीरो हो गया ना, मतलब +3 -3। इसका मतलब, इस रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि सब कुछ तो है लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि तीन बार लेने के बाद तीन बार माइनस भी हो चुका है, जीरो हो चुका है, नहीं ये पार्ट नहीं है। और जबकि यूनियन का मतलब क्या है, सब कुछ लेना है, इसलिए तुम्हें एक बार ऐड करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला बन गया तीन सेट के लिए, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ये फॉर्मूला बन गया क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आ गई सबको अच्छे से, पक्का, डन, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं आगे। अब तुम्हें सिर्फ दो सेट, मतलब क्या निकालना है, एग्जैक्टली टू सेट्स, मतलब हमारे पास तीन सेट हैं, तीन सेट है हमारे पास,
लेकिन मुझे बात करनी है सिर्फ 2 सेट की, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकालने जो एग्जैक्टली 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सेट को, ठीक है। तो 2 सेट यानी कौन से ऐसे एलिमेंट है जो 2 सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आप बताओ, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट, क्यों होगा ना? क्योंकि ये वाला पार्ट तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट तो अकेले ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट अकेले बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अकेले सी को। तो ये कॉमन पार्ट जो है ये ए और बी को कर रहा है, 2 सेट को, ये सी और ए को, ये बी और सी को, यही तो हुआ। तो इसका मतलब है ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है और ये जो कॉमन वाला पार्ट है 3 बार ऐड कर दिया गया। तो जब 3 बार ऐड किया होगा तो ये वाला पार्ट जो तीनों में कॉमन है वो कितने बार आ गया होगा? 3 बार, जबकि हमें वो चाहिए नहीं है क्योंकि यहां पे लिखा है एग्जैक्टली 2 सेट्स, मतलब 2 सेट्स ही कवर हो वो एलिमेंट बताने हैं। तो हमें इसलिए इस वाले पार्ट को 3 बार माइनस करना पड़ा, क्योंकि ये 3 बार आ गया, एक इधर एक इधर एक इधर, कॉमन वाला पार्ट जो है वो 3 बार आ गया, इसलिए 3 बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेना फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला, एग्जैक्टली 1 सेट, यानी ऐसे कौन से एलिमेंट है जो एग्जैक्टली 1 सेट को कवर कर रहे हैं? अगेन देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले तो आप एग्जैक्टली 1 सेट की बात समझ लो, क्या है एग्जैक्टली 1 सेट की बात समझ लेते हैं। तो एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, यही तो मतलब है। देखो ये पार्ट ऐसा है सिर्फ ए में है, ना बी में है ना सी में, कहीं नहीं है, यही तो मतलब है, ये निकालना है। तो इसमें तुमने अगर एन ए ले लिया, प्लस का एन बी ले लिया, प्लस का एन सी ले लिया, समझना। तो जब एन ए लिया तो ये वाला पार्ट आया, एन बी लिया तो भी ये पार्ट आ गया, 2 बार आ गया। और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कॉमन पार्ट एक बार भी नहीं चाहिए, हमें तो ओनली वाला पार्ट, ओनली ए, एग्जैक्टली 1 सेट, नहीं ये चाहिए। तो यानी 2 बार माइनस करना पड़ेगा, किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। फिर ऐसी सिमिलरली 2 बार माइनस करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी को, ऐसी 2 बार माइनस करना पड़ेगा सी इंटरसेक्शन ए को। अब प्लस का 3 कैसे आया? सुनो, हमें ध्यान से देखना है। जब तुमने एन ए लिया होगा, एन बी और एन सी, तो ये एन ए में ये वाला जो पार्ट है कितने बार आ गया? देखो, ए में आया एक बार बी में आया, एक बार सी में आया, यानी कि जो तीनों में कॉमन पार्ट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए बी सी तीनों में आया, 3 बार हो गया, ठीक है, समझना मेरी बात। अब ए इंटरसेक्शन बी को जब माइनस करा है तो ये वाला पार्ट माइनस हुआ होगा कितने बार? 2 लगा हुआ है, यानी -2। फिर ऐसे तुमने जब बी और सी को जब माइनस करा है कॉमन वाले पार्ट को, ये तो ये वाला पार्ट कितने बार आ गया? 2 बार, माइनस कर दो 2 बार। फिर ऐसे सी और ए को, ये वाला जब पार्ट कॉमन माइनस किया होगा 2 बार, तो -2 फिर से हो गया, तो कितना आ गया? ये 3 और ये माइनस का 6, क्या -3 आ गया। अब नेगेटिव कोई चीज नहीं लेनी है हमें, तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस का 3 देना पड़ता है, जिससे माइनस प्लस क्या हो जाए? 0। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब याद रखना है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 3 सर्किल वाले, ये तुम्हारे कई बार बहुत डायरेक्ट हो जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के, और बहुत बार आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है। इसलिए फॉर्मूला भी याद रखना है और लॉजिक भी याद रखना है। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके सिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस को करने के एक्चुअल में 3 तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला, कई बार फॉर्मूले से भी काम नहीं चलता है, ठीक है, तो लॉजिक काम आएगा, और एक और मेथड है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और पता है पेपर में आता है बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, 3 सर्कल वाली। ये समझ, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। a माइनस बी, अगर एक बताओ, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो a माइनस बी आपको मैंने क्या सिखाया? ये वाला पार्ट होता है, तो a में से क्या हो रहा है? कॉमन वाला पार्ट माइनस हो रहा है, तो एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमसे कोई बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी आपको ए और बी डैश का जो यूनियन है वो हटाना है। तो इसमें क्या करो ना, वो लगा लो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ याद है कि अगर सेपरेट पे कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या करो, होल पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, बीच का साइन बदल दो। देखो कितना आसान हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना। और किसी के पे कॉम्प्लीमेंट अगर लगा है तो वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं,
तो एन यू में से माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या अब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा बुक में जो लिखा रहता है? ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूले को देखो, इधर सेपरेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा और आपसे तो पूछा जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताओ, तो मैंने क्या करा, होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा लिया, और अगर इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन बना दिया, इसको एक ही बात होगी। ठीक है, और ये क्या बन गया, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो इसको एन ए यूनियन बी को, यही तो मतलब है, हो गया देखो फॉर्मूला याद। अच्छा, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए डैश बी डैश, कोई एक इवेंट ए है, कोई इवेंट बी है, या कोई सेट ए है, कोई एक सेट बी है, इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, यही मतलब है। और क्या मतलब इसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश बी डैश का मतलब है ना तो आपको ए चाहिए ना आपको बी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ए और बी में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, जरा देख लेते हैं क्या दे रखा है। पहले 2 सेट का करते हैं, फिर 3 सेट का, और चैप्टर द एंड। ठीक है, क्या लिखा है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 45 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं म्यूजिक को, 50 करते हैं डांस को, यानी मान लो हमने म्यूजिक को ए ले लिया तो इसमें 45 स्टूडेंट्स, 50 हैं डांस के लिए, यानी बी ले लिया मैंने, 50 हैं, और 5 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, मतलब लाइक नाइदर का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं, ना ए लाइक करते हैं ना बी लाइक करते हैं। तो इसका क्या बताया मैं तरीका, ना ए लाइक करते हैं ना बी लाइक करते हैं, ये वाला केस, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना ए पसंद है ना बी पसंद है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला, मैंने ड्राइव करना सिखा दिया है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, एन यू माइनस का एन ए यूनियन बी, ये लगा दो। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी है, 5 है। एन यू कितने स्टूडेंट्स हैं पूरे क्लास में, 60 टोटल, मतलब ये होता ना टोटल कितने स्टूडेंट रेक्टेंगल में, 60 माइनस, अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग। अब यानी कि हमें कॉमन लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो नहीं सिखाया मैंने, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लगा दूं, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आएगा। देखो तो ये हो गया 5 = 60 माइनस एन ए कितना है 45, फिर माइनस अंदर जाएगा एन बी 50, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, ये इधर आके 50, ये देखो ये 50 हो जाएगा इसके साथ 50, ये 100 और ये 60, 40 आ जाएगा ना, 40 आ जाएगा कॉमन पार्ट, चेक कर लो। ठीक है, तो ये 40 हो गया, देखो ये हो गया 50, ये 95 इधर 100 में 60 के 40, क्लियर। तो इस तरीके से आंसर निकालोगे। अब देखो भाई एनडी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो 2014 में आया है। ठीक है, 3 सर्किल वाले क्वेश्चन, और ये मैंने बोला कि एक ट्रिक तो वही है, फॉर्मूला जो बताए हैं तुम्हें 3 सर्किल वाले, और एक तुम्हें डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। देखो फॉर्मूले से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ डायरेक्ट भी करेंगे, कैसे समझते हैं। तो क्या लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 टेक इन मैथमेटिक्स, 12 टेक इन फिजिक्स, 11 टेक इन केमिस्ट्री, 5 टेक इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 टेक इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 टेक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 टेक इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। अगर देखो, अगर तुम्हें मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री यानी तीनों चीजें दे रखी हैं, और उन तीनों में आपस में कॉमन वाला रिजल्ट भी दे रखा है, और तीनों का भी कॉमन रिजल्ट दे रखा है, तो समझ जाना बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर तुम्हारे पास 3 सर्किल हैं, 3 सर्किल में तुम्हें ये पूरी कंडीशन भी दे रखी है, यानी पहले सेट ए की, सेट बी की, जैसे यहां पे क्या है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो तुम्हें मैथ्स के भी आउटकम दे रखे हैं, फिजिक्स के भी दे रखे हैं, केमिस्ट्री के, फिर ए इन दोनों में कॉमन भी दे रखा है, इन दोनों में भी कॉमन और इन दोनों में भी कॉमन, और फिर तीनों का भी कॉमन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाती हो जाता है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं बिना किसी फॉर्मूले के। देखो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है
जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कौन कॉमन है? 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी ये 3 है तो इधर 3 लिख दो, काम खत्म। ठीक है, अब पीछे से पढ़ना शुरू करो, पीछे से। तो देखो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पार्ट ये है, और ये कितने हैं? 4 बच्चे हैं, तो 3 तो यहां आ गए, तो यहां कितने होंगे? 1। ठीक है, फिर पीछे से पढ़ो 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स में कॉमन कितने हैं? 9, तो 3 तो यहां हैं, तो यहां पे कितने होंगे? 6 होंगे। फिर देखो 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री ये है, कितने हैं? 5 हैं, 3 ये है, तो ये कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, दे रहा हूं। फिर क्या है? 11 टेकन केमिस्ट्री, यानी पूरा ये केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 11 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो 3 2 5 और 1 6, 6 तो यही हो गए, तो बचे कितने? 5, तो 5 यहाँ आ जाएंगे, पूरे 11 हो जाएंगे। फिर देखो 12 टेकन फिजिक्स, तो 6 3 9, 9 1 10, तो 2 12 हो गए 12। फिर मैथ्स में कितने हैं? 15, तो 6 3 9 2 11, 11 4 15 हो गया 15। देखो कितने आराम से हो गया। अगर तुमने इस तरीके डेटा बना लिया, सब कुछ आसान है। अब देखो क्या बोला गया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स ओनली, ओनली फिजिक्स, तो भैया ओनली फिजिक्स वाला ये पार्ट है ना 2, ये वाला जो पार्ट होता है वो ओनली फिजिक्स का ही तो है, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया भाई। फिर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, मतलब ऐसे बच्चे बताने जो 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2, तो ओनली 2 में कौन सा आता है? ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये वाला पार्ट तो 3 सब्जेक्ट का है ना, ओनली 2 का देखो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, 2 सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है? तो 6 + 2 8 + 1 9, तो इसका आंसर 9 हो गया। देखो सॉल्व हो गया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, और देखो एनडी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। जब ये सब डेटा नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप का डेटा दे देते, तब हमें थोड़ा सोचना पड़ता है किससे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? इन अ क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट्स, 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। अब यहाँ डेटा थोड़ा अलग है, ओनली का है डेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा हो पाएगा या फिर फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। 63 स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स ओनली और इंग्लिश ओनली, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश का अगर मैं 3 सर्कल बनाऊं, बना के देख लेता हूं, अगर हो पाएगा तो ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है? हिंदी है, फिर क्या है? मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। 54 गुड इन हिंदी ओनली, यानी यहाँ पे 54 आएगा, यानी ये वाला पार्ट जो है। 63 गुड इन मैथमेटिक्स, तो पहली प्रायोरिटी आपको इसी तरीके से देनी है, डायरेक्ट करने की। सेकेंड प्रायोरिटी फॉर्मूले वाली तब देनी है जब लगे कि भाई इससे नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट वाले तरीके से। ठीक है, 63 मैथमेटिक्स का हो गया, 41 है इंग्लिश के, यहाँ 41 हो गया। 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मतलब क्या है? 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में और किसे? मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ लिखा है, तो ये दोनों पार्ट पूरा मिला के दे रखा है 18। अब यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। 10, अच्छा चलो अच्छी बात है, ये दे दिया 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। चलो 3 सब्जेक्ट का डेटा दे देते हैं, फिर भी हो जाता है। ठीक है, चलो ये 10 दे दिया था। अब पढ़ लो, ये 18 स्टूडेंट्स थे गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो अगर ये 18 है तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? 8। अब देखते हैं अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया डेटा से, बिना फॉर्मूले से, तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या पूछा है। बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, यानी कि हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश में नहीं। तो इंग्लिश वाला पार्ट हमें पूरा हटाना पड़ेगा, ये पूरा हटा दो, अब जो बचा है वो देख लो। तो अगर मैं इंग्लिश वाला पार्ट हटा दूं तो क्या दिख रहा है? 54 8 और 63, यस और नो? मतलब अगर मैंने इंग्लिश वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बचा? 54 8 और 63 को ऐड कर दो, तो 62 ये हो गया प्लस 63 यानी 125 ये हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी, हिंदी ये है, एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, मतलब हिंदी में अच्छा होना चाहिए एंड मैथमेटिक्स, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है, ठीक है, लेकिन बट नॉट इंग्लिश लगा दिया इन्होंने, तो नॉट इंग्लिश वाला मतलब है इंग्लिश का पार्ट ये वाला भी है इसमें इंग्लिश, तो ये नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, यानी हिंदी और मैथमेटिक्स में कॉमन तो ये हुआ, ठीक है।
और इंग्लिश नहीं लेना था तो यानी आंसर क्या आ गया 8 आ गया, काम खत्म। तो ये चांस की बात थी, ये भी बड़े आराम से हो गया जी, समझ रहे हो, बिना किसी फॉर्मूले के, ठीक है। और देखो अब इसमें क्या दे रखा है, देखते हैं। एक सर्वे हुआ है, सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट, टोटल 300 बच्चे थे, जिसमें 125 थे क्रिकेट के। तो मैंने एनसी ले लिया क्रिकेट का, ठीक है। क्रिकेट के दे रखे हैं कितने 125, 145 है फुटबॉल के 145, और 90 है टेनिस के, और 32 है लाइकली टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम। अब देखो यहां पे एग्जैक्टली 2 वर्ड यूज कर लिया, यानी कि अगर 3 सर्किल हैं तो तुम्हें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का सम दे दिया है 32। अब इसको कैसे लिखूं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा चैलेंज आ गया कि यहां पे मैं कैसे लिखूं इसको, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे एग्जैक्टली 2 वाला फॉर्मूला लगाना बेटर रहेगा। चलो ठीक है, लगाएंगे। और अच्छा पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक 3 गेम, यानी ये 3 गेम वाला कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। और हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। अच्छा 1 गेम यानी कि 1 गेम वाला फॉर्मूला जो है एग्जैक्टली 1 वाला वो भी पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फंसा के रखा है एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 1 में। तो इस बार हमें सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूले थे, चलो एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला क्या था, एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला था हमारा क्या, कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों कॉमन लेने, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। चलो क्रिकेट को मैं ए मान लेता हूं, फुटबॉल को बी मान लेता हूं और टेनिस को सी, ठीक है, ए बी सी कर लिया। तो ये हो गया, माइनस का था 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स जो लाइक करते हैं वो कितने थे 32 स्टूडेंट थे, यानी ये 32 आ गया। अच्छा ये पार्ट हर फॉर्मूले में होता है कॉमन वाला, आपने देखे होंगे 3 फॉर्मूले बताए हैं तुम्हें, एग्जैक्टली वाला यूनियन वाला, सब में ये होता है। तो हम कुछ भी फॉर्मूले यूज करेंगे उसमें ये आएगा। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे आसान हो जाए। एक्स माइनस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32, इसको इधर लाओ ये आ जाएगी। तो एक हमने एक्स निकाल के रख लिया, यानी एक्स मतलब ये कॉमन वाला पार्ट जो ए बी बी सी और सी ए में है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, एक हमारे पास टोटल हमें स्टूडेंट्स पता है कितने 300 हैं, तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी लगा देते हैं। तो वो कितना होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो होता है। तो ये वैल्यू मेरे पास है 300, एन ए कितना है 125, एन बी कितना है 145, ये है 90 एन सी। इन तीनों में माइनस कॉमन लिया, तो ये कॉमन पार्ट को तो मैंने एक्स बोला है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये सब प्लस में आएंगे तो एक्स हो गए, और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो, देखो 125 में 145 ऐड करा तो ये आ गया 10 7 2 270 आ गया। 270 में 90 ऐड हुआ 360 आ गया। तो x को मैं इधर ले आता हूं LHS में, तो x इक्वल टू ये 360 हो रहा है, ये 300 यानी 60 बचा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। x की वैल्यू ये है तुम्हारे पास, यहां रख देंगे। और एक मिनट सॉरी, ये x की वैल्यू थी 32 और ये 3 टाइम्स था, यहां पे 3 टाइम्स है, ठीक है, यहां रख दो 32 प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसके इक्वल है 60 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और तुम्हें देखो निकालना क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स, तो यानी तीनों का कॉमन निकालना है तुम्हें, ठीक है, तीनों का कॉमन फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3 और ये 1 है तो माइनस करोगे 2 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, 60 और 32 को माइनस कर लो तो आ जाएगा 28
तो बस डिवाइड कर लो, तो देखो मिल गया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना 14, तो इसका आंसर 14 आ गया। अब बोला था हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम, एग्जैक्टली वन गेम का एग्जैक्टली वन का फॉर्मूला क्या था? अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का 2 टाइम्स था कितना, ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस का 3 टाइम्स था एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये वैल्यू पुट कर दो, देखो ये आ ही चुका है, ठीक है। अच्छा ये कहां से आएगा वैल्यू, तो देखो ये तुम्हारा था, अच्छा इसको थोड़ा आसान तरीके से भी वैसे करा जा सकता है, कैसे पता है हमें, मतलब आप वो वाला रूल थोड़ा दूसरे पार्ट के लिए बता रहा हूं, दूसरे पार्ट के लिए एग्जैक्टली वन बोला ना, यानी ये पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है और ये वाला पार्ट पूछ रहा है। तो आपको देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो 2 तरीके से कर सकते हो इसको, सेकंड पार्ट को आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन, तो हमें ये पूछ रहा है, तो ये कैसे आ सकता है, ये जो पार्ट था वो क्या था, कौन सा था, जिसमें एग्जैक्टली 2 था, तो जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 का डेटा है तो उसका यूज कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे मतलब। और एग्जैक्टली 3 वाला मतलब तीनों में कॉमन है, वो हमने निकाल लिया है 14 है, तो कहने का मतलब ये है अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, यानी एन ए ये सब माइन और ये माइनस कर दें, तो भी तो ये आंसर निकल सकता है ना। और अगर इससे नहीं निकले तो बस ये वाली फॉर्मूला लगा दो, यानी एन ए एन बी एन सी, ठीक है। अगर मैं चलो सॉल्व कर दूं पूरा, चलो सॉल्व कर देता हूं इस फॉर्मूले से। चलो एन ए कितना था, एन ए 125 प्लस, और आप अपने दिमाग से थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो, 145 और 90, 145 प्लस 90, ठीक है, माइनस 2, ये तीनों का कॉमन कितना आएगा, देखो तीनों का कॉमन सॉरी एक्स निकालना, एक्स था ना ये, तो ये कितना आएगा देखो 32 प्लस 3 इंटू ये वैल्यू कितनी आई थी 14, तो 32 प्लस 42, तो ये आ गया कितना 4 3 7 74, देख लो, देखो ये था x इक्वल टू कितना था 32 प्लस 3 टाइम्स दिस था, और x क्या है, ये तीनों में कॉमन, तीनों कॉमन मतलब a b b c और c है, ठीक है। तो 32 प्लस 3 इंटू ये 14 आया था, 42 हुआ 6, ये हुआ 4 और ये 74, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स 74 प्लस 3 इंटू ये 14। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो रहा था कितना, ये हमारा हो गया था, ये ऐड किया था हमारा 270 और 90 यानी 360 हो गया था, माइनस ये हो गया तुम्हारा 8 हो गया और 148 हो गया प्लस 42 हो गया ना, देख लो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, इसमें 148 में अगर 42 माइनस कर दिया तो 106 बचेगा माइनस का, तो 360 में 106 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4 5, ठीक है, और 2, क्या ये 254 हो जाएगा, 254 है कोई ऑप्शन देख लेते हैं, 254 हाँ सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया, और बाकी आप सर्किल का जो लॉजिक मैंने बताया है कि किसी को माइनस माइनस करके करना है, उससे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपका हो सकता है, क्योंकि एन ए एन बी एन सी में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा के भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसमें बढ़िया से। अब आप प्रैक्टिस करना इस चैप्टर की, और बाकी अपकमिंग वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग भी अपना बताना टफ चैप्टर कौन सा है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।